अथ श्री भागवत कथा। ये सारा का सारी स्टोरी, ये सारा का सारा विवाद मोहन भागवत के 24 घंटे पहले दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान के बाद शुरू हुआ। कुछ लोग जेन जी के पक्ष में, जैसे मैं कह रहा था, खड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग जेन जी के विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन जो वर्ग सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों की नीयत और सोच पर सवाल खड़े कर रहा था, उसी दक्षिणपंथी धड़े के सबसे बड़े लीडर ने कह दिया है कि जेन जी ईमानदार है, उसको राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल नहीं कह सकते। जी हां, ये बेहद अहम बयान दिया है आरएसएस के सर्वे सर्वा सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तुलना करते हुए कहा कि जेन जी तो पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा ईमानदार और राष्ट्र के लिए ज्यादा समर्पित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक लंबा संवाद किया, डायलॉग किया, बातचीत की, सवाल जवाब किए। संघ प्रमुख ने कहा कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन हो गया। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल। मोहन भागवत ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर यह बातें कही। इस कार्यक्रम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। संघ प्रमुख ने इस मंच से शिक्षा का बजट 6% फिक्स कर देने की मांग की, यानी साल में जो बजट बनता है सरकार का, उसमें 6% सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्रित हो। देश में लंबे समय से GDP का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की मांग उठती रही है। देश में इस समय शिक्षा बजट कुल बजट का सिर्फ 2.6% है, जो पिछले कई सालों से लगातार गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस ग्राफिक्स में आप समझ सकते हैं 23-24 में शिक्षा बजट 2.7% था, 18-19 में 3.48% था और 13-14 में, यहाँ से करीब 12 साल पहले, ये 4.6% था। अब मोहन भागवत ने भी शिक्षा बजट 6% करने की मांग का समर्थन करके जेन जी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनकी मांगों को समझा जा रहा है और युवाओं को सशक्त और ईमानदार भविष्य की पीढ़ी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। जिस मंच से मोहन भागवत जेन जी के बारे में बातें कर रहे थे, उसी मंच पर उनका इंटरव्यू लेने वाले मिलेनियल जनरेशन के ऋषभ शाह भी थे, जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने ऋषभ शाह के साथ एक खास बातचीत की है, जो कुछ ही देर में टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। उस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ऋषभ शाह को कौन सी लगी, क्योंकि वो सीधे मंच पर बैठे सवाल जवाब कर रहे थे, तब उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। ऋषभ, 1-2 चीज़ें जानना चाहूँगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने उनका जो बयान था एक कि आज की जेन जी बहुत ईमानदार है, उनका गुस्सा जायज़ था, विरोध संवाद का एक तरीका है, संवाद होना चाहिए, बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही एकोमोडेटिव अप्रोच दिखा जेन जी की तरफ सरसंघ चालक का। क्या आपके हिसाब से ये बेस्ट जवाब था उस पूरे 1 घंटे का, या आपके हिसाब से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मेन मुद्दा जो नीट और CBSE का था, उससे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन का, और वो एजुकेशन का मुद्दे पे उन्होंने सबसे बड़ी बात कह दी, जो 68 के कोठारी कमीशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने निकाला था कि 6% शुड बी रिजर्व्ड फॉर एजुकेशन, 6% ऑफ आवर बजट। वो 86 में रिवाइज हुआ था और 2020 में NEP में भी सेम चीज बोली गई थी, पर कोई सरकार ने अब तक वो प्रॉमिस नहीं की थी। पहली बार मैंने सुना कि 6% विल बी गिवन टू एजुकेशन, और वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सेइंग दैट समबडी हैज थॉट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो वो एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश का युवा सीधे सिस्टम से टकरा रहा है, सवाल पूछ रहा है और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखता है। संघ प्रमुख सरसंघ चालक हैं, यानी आरएसएस में सबसे पावरफुल शख्सियत है। उनकी हर बात बड़ा संदेश देती है। मोहन भागवत जानते हैं कि युवाओं का गुस्सा दबाने से नहीं, संवाद से शांत होगा, लेकिन इस मुद्दे पर खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर विचारों की अलग अलग धाराएं बीते 15 दिनों में देखने को मिली हैं। देखिए जरा कि इन आंदोलनों के पीछे देश की और विश्व की वो ताकतें हैं
जो चाहती हैं भारत विकसित भारत ना बने, समर्थ भारत ना बने, शिक्षित भारत ना बने, बल्कि भारत इसको बर्बाद किया जाए। तो लिमे साहब और इंद्रेश कुमार जी आरएसएस की जो टीम है, जो सरसंघ चालक की टीम है मोहन भागवत की, उस टीम के सदस्य हैं। इंद्रेश कुमार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अतुल लिमे सह सरकार्यवाह हैं, यानी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। इन नेताओं के विचार और नीतियां संघ और देश की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि एक तरफ जहां संघ का शीर्ष नेतृत्व युवाओं को ईमानदार और देशभक्त पीढ़ी बांधकर संवाद कायम करने की बात कर रहा है, वहीं इंद्रेश कुमार और अतुल लिमे जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी उसी छात्र आंदोलन को, जो कि जंतर मंतर पर हुआ, उसको साजिश और सुरक्षा तंत्र के लिए खतरे के चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोगों से मोहन भागवत जी को सवाल जरूर पूछने चाहिए। आरएसएस के जिस अनुशासन और वैचारिक एकजुटता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, वहां किसी एक बड़े मुद्दे पर ये अलग अलग बयान वाकई में चौंकाने वाले हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष ने संघ पर हमला बोला है। You have to say anything, ma'am. You have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-national. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. मोहन भागवत जी आदरणीय हैं, वो आजाद है, जो करना करें। उनको डायरेक्शन तो इनको देना चाहिए ना। आज हर कोई देश में जेनजी कर रहा है, लेकिन इस नाम के पीछे तीन अलग अलग वजह हैं। एक तरफ वो माँ है जिसे अपने बच्चे के भविष्य और सुरक्षित कल की चिंता है। दूसरी तरफ वो युवा हैं जिनसे डिग्रियों के अंबार के बीच एक अदद नौकरी और पारदर्शी सिस्टम की चिंता है। और तीसरी तरफ देश की सियासी पार्टियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों का गणित साधने की चिंता है। 2029 के आम चुनावों तक देश के लगभग 40 करोड़ मतदाता इसी नई पीढ़ी के होंगे। यही तय करेंगे कि सत्ता की चाबी किसके हाथों में होनी चाहिए। ये पीढ़ी बंद कमरों के फैसलों पर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष और पारदर्शी नतीजों पर भरोसा करती है। ये किसी एक पुरानी विचारधारा के खांचे में फिट नहीं होते हैं। इनके लिए जमीनी मुद्दे सबसे ऊपर हैं। जेनजी उपदेश सुनने की बजाय बराबरी के स्तर पर चर्चा करना चाहते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक हर नेता आज जेनजी के सुर में सुर मिलाने की होड़ में लगा है। राजनेता समझ चुके हैं कि ये पीढ़ी केवल रैलियों में ताली बजाने वाली भीड़ नहीं है, बल्कि ये वो युवा है जो सवाल पूछती है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करती है और जब गुस्सा होती है तो जंतर मंतर जैसे मंचों से पूरे देश का ध्यान भी खींच सकती है। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी देर रात हाय फ्रेंड्स वाले कैजुअल अंदाज में रील्स बनाते हैं, एग्जाम वॉरियर्स के तौर पर छात्रों को दोस्त बताते हैं और केंद्रीय मंत्रियों को युवाओं की भाषा में संवाद करने की इंस्टाग्राम पर उतरने के निर्देश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संघ की तरह बीजेपी के कई सांसद और नेता अपने बेतुके बयानों से पीएम मोदी की पूरी डिजिटल मेहनत पर पानी फेरते जा रहे हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। ये छात्र का आंदोलन नहीं है, ये अर्धकों का आंदोलन है। ये छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ सब कुछ वक्त, माहौल और सत्ता के समीकरणों से तय होता है। सियासत वाकई समय, दबाव और नफे नुकसान का ऐसा खेल है जहां बड़े से बड़े दावों और कड़े अल्फाजों की मियाद बहुत छोटी होती है। अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लीजिए। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा हमने शो में दिखाया था, कंगना रनौत सड़कों पर उतरे जेनजी युवाओं को गटर जनरेशन बोल रही थी, जनरेशन गटर ये कहकर कह रही थी। लेकिन आज संसद के बाहर उनके सुर 180 डिग्री से बदल चुके थे। अब वही युवा उनके लिए देश की शक्ति और धरोहर बन चुके हैं। कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से, अपने मुखर व्यक्तित्व की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। कंगना रनौत ने कई बार संघ को, पार्टी को बैकफुट पर डाला है अपने बोलने की आदत की वजह से, और कई बार उनको नोटिस भी किया गया है। और कई बार पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने उनको चुप रहने की सलाह भी दी है। लेकिन आजकल वो रोज बोल रही हैं, खूब बोल रही हैं, बकौल बोल रही हैं। वो राहुल गांधी पे हमला करना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी पे हमला करते करते कब वो जनरेशन नेक्स्ट पर यानी जेन जी पर हमला कर देती हैं, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जेन जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे, तमाम जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे,
तो पता चलेगा कि कंगना जी के बारे में जेन ज़ी क्या सोचती है, उनकी टिप्पणियों पर जेन ज़ी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि कंगना रनौत भी इसको देख रही होंगी, क्योंकि मोहन भागवत तो साफ साफ कह रहे हैं कि इन बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए। संवाद करने में देरी कर दी, देरी नहीं की होती तो आज दिल्ली में वो स्थिति नहीं हुई होती जो 20 जुलाई को यहाँ पे लाठियाँ चलानी पड़ी, पैलेट गन चलाने पड़े। राजनीति और वोट बैंक अपनी जगह है और देश का भविष्य और उसकी प्राथमिकताएं अपनी जगह है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। लगभग 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ये हमारी ताकत है। इस शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए और अगर सही मायने में ऐसा हुआ तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर राजनीतिक धारा को ये सोचना होगा कि देश युवाओं को कैसे शक्तिपुंज बना सकता है। मत भूलिए कि 11 से लेकर 14 के बीच में जो अन्ना का आंदोलन हुआ उस वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर था। वो व्हाट्सएप के दौर में सत्ता परिवर्तन हो गया था। 2 बार की चुनी सरकार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की 14 में चुनाव हार गई थी एक ऐसे व्यक्ति से जो एक राज्य का मुख्यमंत्री था, नरेंद्र मोदी। आज की जनता, आज की जनसंख्या इंस्टाग्राम पे है, शॉर्ट्स पे है, रील्स पे काम कर रही है, जेन ज़ी जिसको कहते हैं। और ये अनफिल्टर्ड है, इसको फिल्टरेशन पसंद नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहती है। ये ओवर एक्सपोज्ड है, इनके पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, इनके पास ओपिनियंस की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जो व्हाट्सएप ने किया था 13-14 में, क्या इंस्टाग्राम रील्स अब कर रही हैं? क्या अब नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे वो उस तरफ के हों?